सोनिया गांधी आके तेरे बेटो 3 बार हार को अब की बार जिता लिया, मुख्यमंत्री की शपथ ले लिया तो हेलीकॉप्टर भी खड़े हुए। जब 8 में शीश राम जी के जीवता जीवता ही विजेंद्र जी ने धूल चटाऊं तो नई चीज लानी तो छोड़ो, जो चीज है इनसे छीन के ले जा रहे हैं। ऐसे नालायक नेताओं की वजह से सत्यानाश हो रहा जिले का। ये जो विजेंद्र जी के साथ जो कांग्रेस घूम रही है, ये कांग्रेस नहीं है, विजेंद्र जी की खुद की निजी कांग्रेस है। ये जहाँ जाएंगे ये कांग्रेस वहीं जाएगी। इनको काले झंडे दिखाए गए, लोग जेलों में रहे, थानों में रहे, प्रोग्रामों में रहे, तब इन्होंने महसूस किया कि लोगों को फ्री बिजली देनी चाहिए। ये कहावत भी चलती थी गाँव में कि बीजेपी की टिकट भी शीशराम जी बांटते हैं, बिल्कुल, और कांग्रेस की भी शीशराम जी बांटते हैं, ऐसी स्थिति थी। मेरा चुनाव है विजेंद्र जी के सामने। विजेंद्र जी ने कांग्रेस को धोखा दिया, इसलिए कांग्रेस मेरे साथ है। एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए और बार बार गलती कर रहे हैं और फिर जनता रो रही है, नेताओं गाली निकाल रही है, तो नेताओं की कोई गलती नहीं, फिर जनता की गलती है। आपने जैसे गहलोत साहब और पायलट फैक्टर की बात की, जो कि दोनों के बीच में बड़े नेतृत्व में ये बनती नहीं है, तो इसका प्रभाव भी यहाँ पे विकास कार्य में देखने को मिला कुछ? ये जो सेंट वेंट लगा के बड़ी गाड़ियों वाले लोग आ रहे हैं, ये तो इनके साथ हैं, और इस क्षेत्र की जो गरीब जनता है 60% वो मेरे साथ। वो कह रहा है मैं इसकी सत्यानाश करूंगा, वो कह रहा है मैं इसका सत्यानाश करूंगा। तो तुम्हारे सत्यानाश करने के लिए हमारे इतने वोटों का सत्यानाश करोगे क्या आप? तो लोग ऊपर हूँ आपकी अभी बस आन बान ढक रखी है, बाकी नीचों सारा थोथा हो चुके हैं, सबका कर्ज हो चुके हो, सबकी आर्थिक हालात खराब है। 200 रुपया के लिए इलाके में बिजली का कनेक्शन कटे हैं, एक मतलब लोगों ने 200 रुपया को बचे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम जनप्रतिनिधि से सवाल भी करते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले की झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें आज हमारे साथ एक खास नौजवान हैं जो लगातार आंदोलनों के माध्यम से राजनीति में आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ झुंझुनू के राजनीतिक समीकरण क्या रहने वाले हैं। लगातार एक परिवार का राज रहा है, उन सब के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पंकज जी धनखड़ साहब। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं झुंझुनू के बारे में ही जानना चाहूँगा। झुंझुनू में एक परिवार का राज रहा है, कांग्रेस से ओला परिवार का। क्या लगता है इस बार चुनावी समीकरण क्या रहने वाले हैं? इस बार ये जो वंशवाद की राजनीति है, इसका 100% यहाँ की जनता खात्मा करेगी। कैसे करेगी? ये कांग्रेस के नाम से लंबे समय से इन्होंने वोट लिए हैं जी, और इन दिनों में इन्होंने साठ-गांठ करके भाजपा से, वैसे तो शीशराम जी भी करते थे, लेकिन लोगों में उस समय अवेयरनेस नहीं थी। ये कहावत भी चलती थी गाँव में कि बीजेपी की टिकट भी शीशराम जी बांटते हैं, बिल्कुल, और कांग्रेस की भी शीशराम जी बांटते हैं, ऐसी स्थिति थी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे रामनारायण जी चौधरी, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कांग्रेस की टिकट नहीं लेनी थी। इसका मतलब बहुत बड़ा उनका वर्चस्व था, उनका प्रभाव था, और दोनों पार्टियों की टिकट वो बांटते थे। जी, मौका जब उनको मौका मिला तो ऐसे खुद के सामने और अपने बेटे के सामने उन्होंने साठ-गांठ करके बीजेपी से टिकट दिलवाई, और ये जालसाजी का खेल लंबे समय तक चलता रहा। अब धीरे धीरे प्रत्येक गांव में खुलनी शुरू हो गई है, और इस लोकसभा चुनाव में तो एकदम ही बिल्कुल खुल गई। विजेंद्र जी खुलेआम लोकसभा में भाजपा को वोट दिलवा रहे थे। फिर जब नरेंद्र कीचड़ को, हाँ बिल्कुल, नरेंद्र जी कीचड़ को वोट डलवा रहे थे। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार बचाने में गहलोत जी लगे थे, उस समय सरकार गिराने में यहाँ से पायलट गुट के साथ चले गए थे। तीसरी बात, अभी यहाँ जिला परिषद का जो चुनाव हुआ जिला प्रमुख का, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को खड़ा करके जिला परिषद में प्रमुख के लिए, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाए, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधान को हराने के लिए कांग्रेस में वोट डलवाए। तो इनकी जो साठ-गांठ है ये धीरे धीरे लोगों के सामने उजागर हो गई तो लोग बदलाव चाहते हैं। कहने का मतलब बहू को जिला प्रमुख और बेटे को प्रधान बनाने के लिए ऐसा क्या? नहीं, बहू सांसद जी के बेटे की बहू है, हाँ, जिला प्रमुख, और वो विजेंद्र जी का खास आदमी है जो प्रधान बना है, महेश जी चार उनकी पत्नी। इससे अलग एक बात और हो रही है, अभी 5-10 लोग ही, जैसे गांव में उनको गुर्गे भी कहते हैं, इनके दलाल भी कह सकते हो आप, एजेंट भी कह सकते हो, या उसके खास आदमी भी बोल सकते हो।
इनके 5-10 के चुंगल में इन्होंने पूरी विधानसभा को फंसा रखा है कि वो कहेंगे तो ही काम होगा। इससे लोगों का सीधा जो जुड़ाव है, जो कनेक्टिविटी है, वो विजेंद्र जी से बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर मूल जो कांग्रेस है वो विजेंद्र जी के बिल्कुल खिलाफ है। ये जो विजेंद्र जी के साथ जो कांग्रेस घूम रही है, ये कांग्रेस नहीं है, विजेंद्र जी की खुद की निजी कांग्रेस है। ये जहाँ जाएंगे ये कांग्रेस वहीं जाएगी। इसलिए मूल कांग्रेस है, उसकी भावना भी मेरे साथ जुड़ी है। मैं वर्तमान में जिला परिषद का सदस्य भी हूँ। वहाँ मेरे नीचे कांग्रेस के 8 पंचायत समिति सदस्य खड़े थे। 8 में से 7 आ रहे हैं, 7 को रहे। इसी क्षेत्र के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। जिस इलाके से मैं जीता हूँ वो कांग्रेस का गढ़ भी है। फिर भी जनता ने इनके साथ रहे, सिर्फ एक जीता जी। वो भी कुछ हमारे जल्दी में आनंद फानंद में हमारी गलती की वजह से जीत गया। इसका मतलब इनकी जड़ से जड़ उखाड़ी है लोगों ने, बदलाव होगा। अच्छा, आपने जैसे गहलोत साहब और पायलट फैक्टर की बात की, जो कि दोनों के बीच में बड़े नेतृत्व में ये बनती नहीं है, तो इसका प्रभाव भी यहाँ पे विकास कार्य में देखने को मिला कुछ कि बिल्कुल मिला। विकास की कोई चीज़ नहीं है। अब ये 3-4 महीने में पता नहीं कहाँ पत्थर तैयार कर रखे थे। एक सुल्ताना में मैंने नाले का काम करवाया, 40 लाख का नाले का काम। ग्राम पंचायत के सरपंच घिसाराम जी ने मिलकर हमने उसको करवाया। उस पर जब उसका उद्घाटन का समय आया तो 3-4 दिन से सरपंच को चुंगल में फंसा लिया कि अगर आप मेरा पत्थर लगा देते हो तो मैं सुल्ताना के विकास के लिए आपको 40 लाख और दे दूंगा। तो पंकज धनखड़ का नाम मत लिखो, आप मेरा नाम लिखो और मेरे से उद्घाटन करवाओ। तो विजेंद्र जी ने आनंद फानन में उसमें 1 रुपये का भी उनका योगदान नहीं। ग्राम पंचायत सुल्ताना का पैसा हमारे प्रयास से वो नाला बना, जो वर्षों से समस्या थी लड़कियों के स्कूल के सामने आने जाने के लिए। वो जब उद्घाटन का समय आया तो वहाँ पत्थर लगवा दिया। फिर गांव वालों ने विरोध किया, पत्थर क्यों लगवाया? तो सरपंच ने कहा कि 40 लाख रुपए भेजेंगे। अभी सरपंच जी धक्के खा के, पूरे धक्के खा के अभी घर बैठ गया। कल कह रहे थे कि बहुत भरोसे में रखा, 1 रुपया पंचायत को नहीं दिया। आचार संहिता लग गई। हाँ, वो जिला परिषद में मेरे पास कॉपी है उसकी। जिला परिषद में वहाँ CSC PSC का मामला था, बहुत पुरानी वहाँ PSC बनी हुई थी, उसको CSC में कन्वर्ट करवाना था। तो सबसे ज़्यादा आबादी है सुल्ताना की वहाँ, 25,000 से अबाउ 15,500 के करीब वोट है वहाँ। तो आज तक विजेंद्र जी ने एक शब्द नहीं बोला। हमने जिला परिषद में प्रस्ताव बनवा के सरकार को भेजा कि गहलोत जी ने कहा था कि अगर विधायक मंत्री नहीं देते हैं तो आम जनप्रतिनिधि भी प्रस्ताव भिजवा सकता है। तो मैंने भिजवाया कि उसको CSC में कन्वर्ट करवाया जाए। और जब वो CSC का कन्वर्ट हुई तो विजेंद्र जी ओढ़ा के ढोल बजे, अखबार में विज्ञापन आया, विजेंद्र जी ने भारी प्रयास किया। तो एक कॉपी दिखा दो विजेंद्र जी ने लिख के दिया हो कि सुल्ताना को CSC बनाओ। तो ये किसी के काम पर पत्थर चिपकाते फिर रहे हैं, सब लोगों को इनकी जानकारी है। बिल्कुल बट्ठा बैठ गया, कुछ नहीं है जी। आपने जैसे गहलोत और जो पायलट की लड़ाई की बात कर रहे थे, ऐसी ही लड़ाई झुंझुनू में भाजपा के अंदर भी है। राजेंद्र भामू और बबलू चौधरी है जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दे दिया। पिछली बार ये निर्दलीय ताल ठोक रहे थे और अभी इसको भाजपा प्रत्याशी बना दिया गया। क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई के बीच में आप सेंध मार सकते हैं? बिल्कुल। कैसे मारेंगे? बिल्कुल, देखो बीजेपी का तो अभी पिछले दिनों में 34,000 भामू जी को और 29,000 बबलू जी को वोट मिले थे। अब हो सकता है बबलू जी के पास टिकट है तो बबलू जी 34 पर आ जाए, भामू जी 29 पर चल जाए। तो इनका तो चुनाव का अब कोई मामला रहा नहीं। अभी मामला विजेंद्र जी का, टारगेट है विजेंद्र जी। मैं विजेंद्र जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ, इनके सामने अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरा चुनाव है विजेंद्र जी के सामने। विजेंद्र जी ने कांग्रेस को धोखा दिया, इसलिए कांग्रेस मेरे साथ है। मैंने लंबे समय से संघर्ष किया, इसलिए क्षेत्र की जो भी गरीब जनता है, चाहे वो रेहड़ी वाला है, चाहे वो गधी गाड़ी वाला है, चाहे वो थाली मांजने वाला है, चाहे वो केटरिंग का सामान पकड़ाने वाला है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो गरीब किसान है, मजदूर है, नरेगा में काम करने वाला है, छोटा व्यापारी है, सब वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। सारे जाति और समुदाय के लोग, चाहे आप किसी भी जाति को उठा के देख लो, उसका एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ इस काम में लगा हुआ है। सभी समुदायों के, मुस्लिम समुदाय के हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ इस अभियान में लगे हुए हैं। जी। गांव देहात में एक कहावत चलती है कि पार्टी का वोट हुआ है, मतलब जो पार्टी का सिंबल लेके आएगा उसको वोट देंगे। उसकी जो गिनती है वो 30-35 हज़ार से शुरुआत होती है। आप किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं है तो कैसे मतलब ये कर पाएंगे, क्योंकि 30 जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो, पार्टी का वोट होता तो मैं जिला परिषद नहीं जीतता। पार्टी का वोट होता तो अभी मेरा साथी यहाँ अभी आप आए उसी समय उठ के गए, 832 से निर्दलीय डेलीगेट जीता है। पार्टी का वोट होता तो मेरे नीचे 5 निर्दलीय डेलीगेट जीते हैं। वोट अभी व्यक्तिगत वोट हो गए। सब लोग अपना निजी संपर्क चाहते हैं, निजी जुड़ाव चाहते हैं, क्योंकि पार्टियों को कोई नहीं जानता।
क्योंकि पार्टियों को वोट दे दिया। पहले राजीव सिंह जी को यहाँ वोट दे दिए 45,000। अब कहाँ है राजीव सिंह जी? लोग तो कांख में कागज डाल के मेरे को पूछते हैं कि साहब पटवारी मिलेगा क्या? वोट किसको दिया? राजीव सिंह जी का। तो नंबर तो दो, बात करो राजीव सिंह जी से। बोले साहब वो तो वोट लिया पास मुझे कौन दिखायो। तो पार्टियां ने वोट देने को नतीजों में वोट ले लें पार हो जाए। आज लोग सीधो जुड़ा वालों सीधो संपर्क वाला आदमी चाहें। और पंकज धनखड़ को पूरी विधानसभा में हर तीसरे घर में सीधो संपर्क है। 25,000 आदमियों का मैं सीधा विधानसभा में नाम जानूँ। 25,000 आदमियों को मतलब है एक परिवार में 4 वोट हों तो 1 लाख वोटों पंकज धनखड़ सीधो जुड़ेड़ो है। जब 8 में मैं शीश राम जी के जीवता ही विजेंद्र जी ने धूल चटाऊँ तो, लेकिन वो एक तो मैं पार्टी टिकट पर होगा निर्दलीय को नहीं हो, दूसरों मुस्लिम कम्युनिटी का लोग मेरे साथ जो जुड़िया तो सलीम जी चौहान खड़ा होगा तो वोट मारो डिवाइडेशन होगा। तीसरों में झुंझुनू में बहुत बड़ी रैली कर दी। रैली करने के बाद में मेरा चेहरा जो रैली में आया गाँव में पहचान होगी कि साथ कुण कुण गयो। हूँ आदमियों ने कोई भी तरीका हूँ शीश राम जी बहुत प्रभावशाली आदमी है, खान मंत्री भी है, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता बहुत डिमोलाइज करके दिग्विरमित करके कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। एक लाल सो हेलीकॉप्टर हवाई पट्टी पर लाके खड़े होकर दियो कि सोनिया गांधी आ गई तेरे बेटो 3 बार हार को, अब की बार जिता लिया, मुख्यमंत्री की शपथ ले लिया, तो हेलीकॉप्टर भी खड़े है। मूल सिंह जी ने बीजेपी की टिकट मिल गई, जातिवादी नारो भी दियो कि जाट राजपूत को नारो दे के हुणा हूँ चीज़ को फायदो उठायो। सलीम जी चौहान खड़े होना मेरो नुकसान हो, तो एक दिग्विरमित करके मैं चुनाव जीते ना। मैं 8 में चुनाव जीतो। फिर वो टाइम में मैं बच्चों भी हो, मेरी उम्र छोटी, मेरे साथ सारा कॉलेज का कार्यकर्ता ही है। आज मैं जो कॉलेज का कार्यकर्ता मेरे साथ लाग रहा, आज मैं से घर का मालिक होगा, उनका बच्चा भी होगा, उनका शादी भी होगी। आज मैं वोट दिलाने में सक्षम भी और भी मदद कर सकें। तो आज और वो चुनाव में मेरा रात दिन को अंतर है, 100% चुनाव जीतूंगा, इतना मेरा जनसंपर्क है। मान लीजिए आप चुनाव में दावेदार हो जाते हैं तो यहाँ पे आप क्या क्या समस्या देखने को मिलेगी? पहली समस्या मैं पूरे क्षेत्र में घूमे हूँ। देखो मैं कोई फैंसी आइटम या ऊपर उतारेडो आइटम तो हूँ बने मैं, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल सीधा घर जाऊँ और घर की स्थिति मुझे दिख रही है। तो घर में क्या है, सिर्फ लोग बेडशीट लगा रखी है। जहाँ ते आया मेरे घर तो मैं बेडशीट लगा के रहा साफ सुथरा दिखाने की ताने कोशिश कर रही हूँ। और बाई चांस जहाँ आई हवा चल रही है और या बेडशीट हवा में पलट गई तो नीचे गुदड़ो फटेड़ो पड़े है। एक को मतलब लोग ऊपर हूँ आपकी अभी बस आन मान ढक रखी है, बाकी नीचों सारा थोथा हो चुके हैं, सबका कर्ज हो चुके हो, सबकी आर्थिक हालात खराब है। 200 रुपया के लिए इलाके में बिजली का कनेक्शन कटे हैं, एक मतलब लोगों ने 200 रुपया कौन बच रहा। रोज सोसाइटी की किस्त आ रही 1000 रुपया का, कई मेरे फोन आओ भाई जी तड़के उल्टा दे देंगे, आज 1000 रुपया दे दो, सोसाइटी की किस्त आ रही है। यही महिला पर लोन होगो, मजदूरों की हालत खराब है, व्यापारियों की हालत खराब है। इसलिए मेरा पहला मुद्दा है कर्ज मुक्ति। जब सरकार बड़े धन्ना सेठों के कर्ज मुक्ति कर सकती है तो 100% इन लोगों को कर्ज मुक्त कराऊंगा, चाहे किसी भी प्रकार का कर्जा है। जी, मुख्यमंत्री गहलोत की कई योजनाएं हैं। गहलोत सरकार चाहते हैं, गहलोत साहब चाहते हैं कि एक बार फिर 2023 में सरकार रिपीट हो। उन्होंने चिरंजीवी योजना लेके आए, स्मार्टफोन की योजना लेके आए और महंगाई राहत जो चर्चाओं का विषय रहा है। क्या लगता है इनके बलबूते पे सरकार रिपीट कर पाएंगे? देखो योजनाएं जनता से जाती हैं, आवाज़ जनता से उठती है। मैंने 2015 में फ्री बिजली का आंदोलन मैंने चालू किया था। ये गहलोत जी की योजना नहीं थी, ये जनता की योजना थी, जनता की डिमांड थी। पूरे राजस्थान में आंदोलन चला, जगह जगह प्रदर्शन हुए, धरने हुए और डिमांड बढ़ी। इनकी यात्राएं रोकी गई, इनको काले झंडे दिखाए गए, लोग जेलों में रहे, थानों में रहे, प्रोग्रामों में रहे। तब इन्होंने महसूस किया कि लोगों को फ्री बिजली देनी चाहिए। हमारी 300 यूनिट की मांग थी, इन्होंने 200 यूनिट करी है महीने की, 100 यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट। 100 यूनिट हमारी अभी भी बाकी चल रही है, उसके लिए भी हम लड़ेंगे। किसानों की हमारी निःशुल्क बिजली दी जाए, क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा साइड में जो नहर का पानी जहाँ किसानों को मिलता है उसका नाम मात्र का उसका चार्ज लगता है, लेकिन किसान की जो बिजली से जो खेती करता है उसको 40, 50, 60 हज़ार सालाना बिजली का बिल चुकाना पड़ता है। 60 हज़ार बिल चुकाने वाले का अनाज भी उसी भाव बिकता है और जो जहाँ 2000 रुपये पानी का लगता है उसका अनाज भी उसी भाव में मिलता है। ये डिफरेंस जब हमारी वार्ता हुई या कृषि भवन में वार्ता हुई, मैं उसका क्योंकि लीड इसको मैं कर रहा था, मेरे साथ सरकार के अधिकारियों की, सरकार के 5 मंत्री भी थे, उनसे वार्ता हुई। हमारे सारे किसान नेता उसमें मेरे साथ डेलीगेशन के रूप में थे। जब वार्ता हुई तब मैंने सरकार को ये फॉर्मूला समझाया तो उनके समझ में आई। बिल्कुल हमने कहा फ्री की नहीं चाहिए, डिफरेंस दो। जब 1675 हमारी गेहूँ ले रहे थे उस समय, आप 1675 हमारी गेहूँ ले रहे हो और गंगानगर की गेहूँ भी 1675 ले रहे हो,
तो जो हमारे जो 40,000 खर्च हो रहा है, इनके 2,000 खर्च हो रहा है, तो जो 38,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो हमारे खाते में डाल दो, चाहे बिजली के आप और दुगुने पैसे कर दो, जितना जितना डिफरेंस हो वो डालते जाओ। तो बात उनके समझ में आ गई, बिल्कुल इनको फ्री बिजली देनी चाहिए। ये ऐसे ही स्वास्थ्य की हमारी मांग थी कि बजट का जो हिस्सा हो वो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर खर्च हो। तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम का जो पैटर्न लेके आए, हमारी लोगों में छत्र नेता था उस समय से मांग थी, क्योंकि फीस का बहुत पैसा, माँ बाप का मेहनत का पैसा वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। उनके पास ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत से लोगों को आर्टिसिया नहीं मिल रही, तो सरकारी संस्थाएं चली रही हैं, अगर उसमें भी इंग्लिश मीडियम हो जाए तो गरीब का बच्चा कम फीस में भी वो अपनी नैया पार लगा सकता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, स्वास्थ्य का हमारा कंसेप्ट था। तो उसको सरकार ने समझा और गहलोत जी ने उसको समझ के और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो खुशी की बात है। इसका असर भी पड़ा है, गरीब आदमी को लाभ भी मिला है, इसलिए गहलोत जी के प्रति लोगों की सहानुभूति भी बढ़ी है, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। बिल्कुल। आपने नहर की बात की, आपके जो यहाँ के नेता हैं शीश राम जी बड़े नेता रहे हैं, वो भी शेखावाटी नहर लाते लाते चले गए। अभी भी शेखावाटी नहर है, उनकी डिमांड है, लेकिन अभी तक बजट पास हुआ है वो आई नहीं है। देखो, यमुना जल जो समझौता हुआ था वो समझौता 2025 में अभी समाप्त होगा। उसके लिए 2009 में मैंने पूरे ज़िले में नहर चेतना यात्रा निकाली थी। चुड़ीना गांव में पत्थर लगा हुआ नहर का, जहाँ से नहर आनी थी, वहाँ मैं रथ लेके वहाँ से निकला था। और बुहाना में मैंने बहुत बड़ी किसानों की सभा करी थी, 2009 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने पूरे ज़िले में मैं घूमा, तो वहाँ बुहाना क्षेत्र में तो पानी की उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम थी 2009 में। तो बुहाना के लोग तो बहुत उसमें इकट्ठे हुए, रात तक वो 8-9 बजे तक वो मीटिंग भी चली, लेकिन बाकी क्षेत्र में उसमें पानी मिल रहा था लोगों को, इसलिए लोग जुड़ नहीं पाए। आज धीरे धीरे पूरे शेखावाटी संभाग में ही जो जल स्तर है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। ट्यूबवेल में पानी बचा नहीं है, किसान आज पानी के लिए संकट में है। जगह जगह बोरवेल करवा रहे हैं, बोर खाली निकल जाता है, दूसरी जगह करवाते हैं, उनका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। आज नहरी विकल्प है और वो 1.5 साल का समय बचा है। ना तो हमारे सांसद की उसमें रुचि है, ना हमारे 7 MLA उनकी रुचि है, ना ये कोई मुद्दा अभी उसको उठा रहा। अभी सिर्फ सहीराम जी एडवोकेट जो रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, पहले सुमित्रा जी के PS भी लगे हुए थे उस समय, सहीराम जी वो इस मुद्दे को लेके पूरे शेखावाटी संभाग में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। और अभी हाल में जल्दी जो अभी पीछे 8 ये तारीख गई है 8 अक्टूबर वाली, इसको जिला कलेक्ट्रेट पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा भी इसके संबंध में बुलाई, मैं भी उसमें गया था। तो एक सहीराम जी लड़ रहे हैं जो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अरे जिसकी ड्यूटी है वो लड़ नहीं रहा और जो समझ रहा है वो लड़ रहा है, तो ये नालायकी नहीं है क्या? बिल्कुल। ये किसानों के साथ धोखा नहीं है क्या? आज किसान कर्जे में उनको कुछ मिल नहीं रहा तो धोखा नहीं है क्या? आज फौज की भर्ती यहाँ से खत्म कर दी, अग्निवीर अग्निपथ के तहत, आज किसान उनके साथ नौजवानों के साथ धोखा नहीं है क्या? आज यहाँ से भर्ती कार्यालय को बीकानेर ले जाया जा रहा है, ये धोखा नहीं है? अरे नई चीज लानी तो छोड़ो, जो चीज है इनसे छीन के ले जा रहे हैं। ऐसे नालायक नेताओं की वजह से सत्यानाश हो रहा जिले का। आज माँ बाप के पास बच्चों के लिए फीस नहीं है, फिर भी इन्होंने शिक्षा का पूरे क्षेत्र में बैठा दिया, तो लोग सीकर जा रहे हैं, कोई जयपुर जा रहा है, कोई कोटा बच्चों के लिए पढ़ा है, कोई बीकानेर में है, कोई यहाँ जोधपुर में पढ़ा है। किन्होंने खराब करी है स्थिति? ये तो शिक्षा की नगरी हुआ करता था। तो इन्होंने सबसे अग्रिम था, इनकी एक ही चुनाव की रंजिश रही है, टिकट में बैठाओ, कहाँ टिकट दिलवाओगे तो वोट मिलेंगे। विकास कोई मुद्दा नहीं रखा इन्होंने, विकास के मुद्दे भूल चुके हैं। जो आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, आज खुद ही आपस में आक्रोश कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जनता के जो मुद्दे लेके गांव में गए थे, एक भी नेता अभी जनता के मुद्दे पर बोल रहा है? वो कह रहा है मैं इसकी सत्यानाश करूंगा, वो कह रहा है मैं इसका सत्यानाश करूंगा। तो तुम्हारे सत्यानाश करने के लिए हमारे इतने वोटों का सत्यानाश करोगे क्या आप? बिल्कुल सत्यानाश नहीं होने देगी जनता। बहुत सी जगह इनको जवाब भी दे दिया कि एक होके आओ, मुद्दों पर आओ, जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जरूरत के मुद्दे हैं, उन पर बात करोगे तो वोट डालेंगे, वरना पंकज धनखड़ को वोट डालेंगे। कई जगह इनको गाँव में जवाब मिल चुके हैं। तो क्या लगता है आगे का रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये है कि मेरे साथ तो देखो, जो भी गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम जो तबका है, वो इस विधानसभा में उसकी संख्या 60% से ज़्यादा है, तो वो लोग तो हैं मेरे साथ। और ये जो आप देख रहे हो, जो इनकी कार्यालयों में, इनकी मीटिंगों में आ रहे हैं, कोई गरीब आ रहा है क्या? गरीब मजदूरी कर रहा है, खेत में जा रहा है। ये जो सेंट वेंट लगा के बड़ी गाड़ियों वाले लोग आ रहे हैं, ये तो इनके साथ हैं। और इस क्षेत्र की जो गरीब जनता है 60%, वो मेरे साथ है। जी।
आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से झुंझुनू के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं झुंझुनू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि झुंझुनू बहुत शिक्षित जिला माना जाता है अपने आप में, बिल्कुल। और बहुत विद्वान लोगों का जिला माना जाता है। इसमें बड़े बड़े ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने देश दुनिया में उसका नाम रोशन किया। तो व्यापारियों का जिला भी है, बुद्धिजीवियों का भी है, और मजबूत सेना में सबसे ज़्यादा इस इलाके के लोग हैं, तो सेना में प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का भी जिला है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतने विद्वान लोग होके वोट के लिए थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना जी। कि हम कहाँ डाल रहे हैं, इसका क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि 5 साल से वोट आता है। एक आदमी को जिंदगी में 10 वोट मिलते हैं, सिर्फ 10 पंजो 50। हमने कभी हिसाब ही नहीं लगाया, या आपने भी नहीं लगाया होगा। बिल्कुल। जिंदगी में एक आदमी को 10 वोट मिलते हैं, 10 पंजो 50 साल। 18 साल पहले लगता नहीं, 68 साल। फिर अगला वोट 73वें साल में आता है, तो अभी 73 साल में तो कोई साला जी नहीं रहा, और कोई जिएगा तो वो ऐसी स्थिति में जी रहा है, उसका गांव ही वोट दिलवा के लाता है, पता नहीं कहाँ जाएगा। तो जिंदगी में 10 वोट मिलते हैं, तो बहुत से लोगों ने तो अपना पूरा खाता ही जमा कर रखा है, कोई लास्ट 1-2 वोट उनके हिस्से में आएगा। तो ये वोट है, ये किसके लिए? अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए वोट है। इसमें आप किसको चुनाव करते हो, कहाँ वोट डालते हो, वो आपकी नीयत को भी बताता है कि मैंने किसको वोट डाला। इसका मतलब मेरा चरित्र, मेरी नीयत ये है, इस जैसी मेरी नीयत है। तो वोट को सोच समझ के डालें। एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, और बार बार गलती कर रहे हैं और फिर जनता रो रही है, नेताओं गाली निकाल रही है, तो नेताओं की कोई गलती नहीं, फिर जनता की गलती है। जनता को चेंज करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी वर्गों के लोगों से कहना चाहता हूं कि क्षेत्र की उन्नति, तरक्की और इसकी बढ़ावा के लिए आप सब लोगों को एक बार चेंज करके पंकज धनखड़ की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक नौजवान जो कि आंदोलन से निकले हैं, और इनकी जो संघर्ष की गाथा है वो आपने बहुत बार सुनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि झुंझुनू की जनता किस पर मोहर लगाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप हमारी RJ T24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ गांव देहात में आपके बीच में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।